हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 21 सितंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला समाचार क्या एक मुद्दा है, इंडियन एक्सप्रेस में लेख आया है, एक्सप्लेनेशन आया है। आज मतलब कल 20 सितंबर था और कल 20 सितंबर 1932 को यानी 20 सितंबर के ही दिन गांधी जी द्वारा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों या के लिए जो अलग से निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसके विरोध में उन्होंने एरोदा जेल में आमरण अनशन किया था। हालांकि उसके 4 दिन बाद पूना पैक्ट शामिल समझौता होता है। तो इस पे एक लेख आया है कि अनुसूचित जातियों को लेकर जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के मत में असहमति क्यों थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल मुद्दा भी है कई सारे लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एज रीजनल एज पॉसिबल हम उसको कोशिश करेंगे। दूसरा है, कल ही श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया था, परसों लॉन्च किया गया था। कल हमने उसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया भी है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में ही लेख है। इसमें ये बताया गया है कि जो नई श्वेत क्रांति लाई जा रही है उसका जो है उसमें पहले तो भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कहाँ खड़ा है, यानी भारत में दुग्ध उत्पादन के परिदृश्य को इसमें समझाया गया है और इसका लक्ष्य क्या है, यानी जो नई श्वेत क्रांति है वो आगे क्या पाना चाहता है, यानी जहाँ तक पीछे छूटा है उसके आगे बढ़ने के लिए क्या विकल्प है, इसको देखना है। तीसरा समाचार ये है कि कल ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में, अभी वो खैर डिवीज़न बेंच के रूप में आएगा लेकिन एक तरह से वो फैसला हो गया है कि केंद्र सरकार की जो फैक्ट चेक यूनिट है पीआईबी के तहत वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का है ना के अलग है और इस आधार पे वो जो है इम्प्यून्ड है या अवैधानिक है या वो वैधानिक नहीं है, अवैध है। और इसको भी समझेंगे। हालांकि अभी विकल्प है केंद्र सरकार के पास कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पे जा सकती, क्योंकि इस तरह के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित हैं। तो फिर भी हम इसको समझेंगे और इससे ही फिर इन्हीं पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, उनको हम देखेंगे। देखिए, अनुसूचित जातियों को लेकर जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसको लेकर कई सारी बातें हुई थी आज़ादी के समय। और उस समय के एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत को जो पहले मुसलमानों के तक था या कह सकते हो कि सिखों तक था, उसको पूरे भारत में यानी फैलाने के लिए, खासतौर से डिप्रेस्ड सोसाइटी या आज जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं उनके लिए पूरा लागू करने की व्यवस्था थी, जिसमें दलित समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था थी, जिनमें दलित वर्ग ही मत दे सकते थे। इसको लेकर जो है गांधी जी का विरोध था, क्योंकि गांधी जी को लगता है कि ये अंग्रेज़ों को भारत में फूट डालो राज करने की नीति का सबसे घृणित है। और गांधी जी को लगता था कि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन उसके पहले चलाया था, जो मुद्दा था, उसका ये जवाब उनको उम्मीद नहीं थी कि अंग्रेज़ भारत को बिल्कुल खंड खंड करने की नीति पर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके पहले ही वो बीज बो दिया था, जो कि दिखाई भी देने लगा था हिंदू मुस्लिम टकराव के रूप में। और गांधी जी को लगता था कि ये टकराव, ये जो आगे हिंदू जो सोच है, हिंदू एकता और ओवरऑल जो राष्ट्रीय एकता है उसको कमज़ोर करने वाला होगा और इसका फ़ायदा दलितों को उतना नहीं मिलेगा जितना लोग उम्मीद कर रहे हैं। जबकि अंबेडकर को लगता था कि यह दलितों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें अपने मामले को चुनने का खुद से अधिकारी बनाएगा। और अंबेडकर को लगता है कि जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने या जो उत्पीड़न है उसको दूर करने के लिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है और उसको प्राप्त करने में ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये बेसिक अंतर था। ये दोनों अंतर जो है कहीं न कहीं उन लोगों के आपस में जाति व्यवस्था को लेकर, आंदोलन को लेकर जो और मतलब थे उसी पर ही आधारित थे। आइए ज़रा सा बिना इस पे, चूँकि ये बहुत इमोशनल मुद्दा होता है हर पहलू के लिए, दोनों ही व्यक्ति भारत के इतिहास के, बल्कि और भी जितने भी भारत के ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनके विचारों को, उस समय क्या विचार थे, कैसे थे, हम उसको उसी संदर्भ में समझने की जितनी कोशिश करेंगे उतना ही सही रहेगा। उसको पर्सनली अपने जो है अपनी भावनाओं और उसके आधार पे
उसकी आलोचना या उसके बारे में गलत विचारधारा हमें नहीं बनाना चाहिए और उससे बचना भी चाहिए। और हमारा तो फ़र्ज़ ही है कि हम वही बताने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल बिटवीन द लाइन रहे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, परिचय के रूप में देखें तो देखिए क्यों ये मुद्दा पढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी ने अनुसूचित जातियों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के खिलाफ, यानी जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया था। इस अनशन पर ये अनशन और गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते के परिणाम आज भी भारत में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को जो है देखा जा सकता है, क्योंकि इसी अनशन की परिणति पूना समझौते के रूप में हुई थी। और पूना समझौते में गांधी जी ने जो विकल्प दिया था कि दलितों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी जो सामान्य निर्वाचन में ही रहेगा, सभी लोग उनको चुनेंगे लेकिन उनके लिए सीटें ज़्यादा दी जाएगी। और जहां अंग्रेजों ने केवल 71 सीटें उस समय पृथक निर्वाचन के लिए दलितों के लिए किया था, गांधी जी ने 147 सीटों का ऑफर किया था। तो ये मामला है, इसको पहले जरा समझते हैं कि जाति व्यवस्था पर गांधी जी बनाम डॉक्टर अंबेडकर, यानी जाति व्यवस्था पर गांधी जी का क्या विचार है और अंबेडकर का क्या विचार है। देखिए गांधी जी के विचार ना बड़े, उनको गांधी जी के विचारों को आप यूं ही सामान्य तौर से आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आज के संदर्भों में किसी दूसरे पर्टिकुलर संदर्भों में आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके जो विचार थे वो उनके आध्यात्मिक विचार से ही उत्पन्न थे। उनका पहले मानना था, उनका मानना ये था कि जो मनुष्य का जीवन है ना वो ईश्वर का है, सत्य ईश्वर है और वह ईश्वर के लिए है, और उसके लिए वो बस ईश्वर की प्राप्ति या अच्छे गुणों को, सत्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को जो सामान्य श्रम करना चाहिए जिससे उसका जीवन चल सके। इससे ज़्यादा के लिए न वो संघर्ष करते हैं और इससे ज़्यादा का वो कहते हैं कि ये गलत भी है, अन्नदायी श्रम की वो बात करते हैं। अब ऐसा विचार, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर प्राप्ति या आध्यात्मिक उन्नति को महत्व मानता हो, उसके लिए भौतिक बहुत सारी चीज़ें नहीं महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में उन्होंने वर्णाश्रम को भी महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे प्रतियोगिताएं निश्चित रहती है, हर व्यक्ति अपना अपना, क्योंकि श्रम सब बराबर है। उनके लिए कहना है कि अन्नदायी श्रम, सबको अन्न मेहनत करके जो है श्रमदायी अन्न करना है, मेहनत करके खाना है। तो उसके लिए क्या बढ़ई का काम, क्या कुम्हार का काम, क्या क्या काम, सारा काम बराबर है और सभी काम सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए। उसके बाद तो जीवन को, व्यक्ति को अपने उच्चतम, अपने आध्यात्म के लिए बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में देखिए वो अराजक भी हो जाते हैं, उनको अनार्की, यानी वो राज्य को भी नहीं महत्व मानते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इसी क्रम में वो जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि ये चीज़ों को ज़रूरत अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं पूरी कर सकती है, इससे ज़्यादा उनको नहीं है। और उसी के कारण उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था है वो गलत है, खासतौर से अस्पृश्यता तो वर्णाश्रम और हिंदू धर्म के लिए पाप है, अभिशाप है। और वो कहते थे कि सवर्णों के हृदय परिवर्तन के तहत इसे दूर करते, क्योंकि वो किसी को बदलने के लिए जबरन नहीं बदलना चाहते थे, वो चाहते थे उसका हृदय परिवर्तन करना। ये गांधी जी की पर्टिकुलर विचारधारा थी, जिसके कारण उनकी जो जातिवादी व्यवस्था थी कि वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन जाति की संस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसका समर्थन करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे श्रम की जो व्यवस्था है वो नियोजित होती है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहती है कि ये भाई अपना अपना लोग अपना अपना श्रम करते हैं और श्रम से अपना जीवन चल जाता है और साथ ही में अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें थी गांधी जी की विचारधारा। अंबेडकर की विचारधारा जो है वो रियलिस्टिक थी, भौतिकवादी सोच वाले, वो कह सकते हो तार्किक व्यक्ति थे। उनका मानना है वो भौतिक उन्नति महत्व है, चूंकि महत्व है ही है। आज अगर भौतिकवादी दृष्टि से देखेंगे तो गांधी जी के कई सारे विचार हमको अजीब लगेंगे, हास्यास्पद लगेंगे, लेकिन खैर अब जो विचारधारा उनकी थी वो थी, अब उसको हम क्यों उसको कहें। अंबेडकर जी जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच से, चूँकि वो उसी दलित समाज से आए भी थे और उन्होंने उस दर्द को महसूस किया था, इसलिए उसके बारे में देखिए जो दर्द को महसूस किया रहता है ना, उसकी विचारधारा थोड़ी आक्रामक होती है, विरोधी टाइप की, एग्रेसिव टाइप की होती है। आज भी बहुत सारे जो अंबेडकर के बारे में विचारधारा या दलित चिंतक है, उनकी विचारधारा थोड़ी एग्रेसिव होती है। या जो मार्क्स ने भी जो शोषित वर्गों के लिए कहा था वो भी आक्रामक रूप से कहा था, क्योंकि वो पीड़ित रहते हैं।
कितना सही है कितना नहीं है वो तो समय ने बताया कि बहुत आक्रामकता जो है और क्रांति जो है खासतौर से हिंसक क्रांति या एकाएक कोई परिवर्तन जब होता है तो वो बाद में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होता है। ये बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण बताए हैं, लेकिन फिर भी आक्रामक रहते हैं। इसलिए जो है अंबेडकर पूरी जाति व्यवस्था पे, डॉक्टर अंबेडकर पूरी जाति व्यवस्था को वो कहते हैं कि गलत है। और वो कहते हैं कि ये गलत इसलिए क्योंकि ये जाति संस्था जो है ना, ये वर्णाश्रम व्यवस्था से आती है, जो कहीं न कहीं पवित्रता की भावना से लिए होती है। जब तक हम उसे, यहाँ तक कि वो हिंदू धर्म को समाप्त करने की भी बात करते रहते हैं और अंततः जो है वो बौद्ध धर्म को शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मैं एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था कि एक बौद्ध नव वेदांती जो अपने को अंबेडकरवादी ही कहते हैं, नव बौद्ध वाले, वो कहते हैं कि हमारा समाज अजीब सा है। हम कईयों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको सिखाते हैं, और कुछ दिन बाद, साल भर बाद देखते हैं तो वो व्यक्ति पुनः जो है कांवड़ लेके जाने लगता है और उसी तरह। तो ये एक समझना है कि यहाँ पे जो हिंदू धर्म है ना, उसमें कई सारी वो प्रथाएं चलती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, और वो एक तरह से ना वे ऑफ लाइफ के रूप में ही है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो वो बातें गांधी जी को समझ था, गांधी जी को पता था कि समाज में वो वे ऑफ लाइफ है, उसको आप आक्रामक रूप से बदल नहीं सकते। हाँ, उसमें अगर अंदर से सुधार हो जाए तो बेहतर है, ऐसा गांधी जी मानते थे। इसके लिए उस पूना पैक्ट के बाद से उन्होंने जो प्रण भी लिया था कि वो अपना आगे का पूरा जीवन राजनीतिक न देके वो सामाजिक कार्यों में, और फिर उन्होंने अपने पूरा जीवन, फिर उसके बाद उन्होंने कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने जो कुछ भी किया वो दलित उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन को लेकर ही किया था। तो ये जो विचारों में उनके अंतर है जाति को लेकर, वो उनकी अपनी अपनी सोच और विचारधारा को लेकर अंतर है। लेकिन ये कहना कि अंबेडकर जाति को लेकर सही थे, गांधी जी जाति को लेकर सही थे, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे थे। कुछ उनमें सच्चाई है, कुछ अंबेडकर में सच्चाई है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ज़्यादा सत्य के निकट है, लेकिन जो वो समाप्त करने का वो उपकरण बताते हैं वो चीज़ें, क्योंकि भारतीय समाज की आज जो बहुत सारे रिसर्च आए हैं उसमें ये चीज़ें आती कि भारतीय समाज में अस्पृश्यता सिर्फ ये नहीं था कि सवर्णों ने जो है अवर्णों के साथ या दलितों के साथ किया। भारतीय समाज में एक बड़ी गजब की समस्या है कि यहाँ पे हर जाति अपने से छोटी जाति ढूंढ लेती है। इसका क्या समाधान होगा? आज भी जैसे जो आरक्षण है उसमें भी कई सारे जो है अनुसूचित जाति के लोग अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो ये बात संभवतः जो है कई सारी चीज़ें रहती है जो हम समय के साथ है, वो अंबेडकर के समय वो चीज़ें नहीं आई थी, जांच नहीं हुआ था, अध्ययन नहीं हुआ था। गांधी जी के समय भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उनकी सोच के साथ हमें अव्यवहारिक लग सकती है, लेकिन उसको उसी पर्सपेक्टिव में समझिए कि इनकी ये विचारधारा थी। इसको हम आलोचना नहीं करेंगे, इसका हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। बस ये इनकी विचारधारा थी। इसके आधार पे चूंकि जो जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ होंगे वो उसके लिए अलग से निर्वाचन की बात करते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में होने के बाद भी अलग से होता है और उनके लिए अलग व्यवस्था करेंगे। और गांधी जी वो सबके एकत्व को लेकर चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि मर्यादाएं हो, आध्यात्मिक जीवन जिए, तो वो उसको लेकर जो है गलत मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे राष्ट्रवादी चेतना कमज़ोर होगी। तो आगे का जो है वो इन्हीं विचारों से आता है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे? तो देखिए, जब वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब उनका कहना था कि दलित वर्ग अपने आप में एक समूह बनाते हैं जो अलग और पृथक है। हालांकि वे हिंदुओं में शामिल हैं, वे किसी भी तरह से उस समुदाय का अभिन्न अंग नहीं है। ऐसा उनका कहना है कि वो हिंदुओं में ही हैं, लेकिन वो अलग हैं, किसी भी तरह से वो उसका अलग अंग, मतलब अभिन्न अंग नहीं है। वो उनमें शामिल होते हुए भी उनमें से अलग है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना, और ये उनकी पीड़ा भी थी। कई सारी चीज़ों में, कई अध्ययनों में ये चीज़ें दिखाई देता है कि कोई समाज किसी वर्ग को एकदम अस्पृश्य इतना मान ले कि इसे छूने से ही वो दोषी हो जाए, तो कोई कमियां थी, वो उससे पीड़ित थे, तो वो उनका दर्द था। उन्होंने आगे कहा कि दलित वर्गों को लगता है कि जब तक नए संविधान के लिए राजनीतिक तंत्र विशेष नहीं होगा तब तक उन्हें राजनीतिक शक्ति का कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा। ये विशेष वाला ही जो उनका पहलू था, उसमें वो कहते थे, उनका कहना था कि वो दोहरे वोट वाले पृथक निर्वाचिका की बात करते थे। एक अनुसूचित जातियां, हालांकि हम अनुसूचित जातियां आज कह रहे हैं, उस समय दलित ही थी, हम दलित वर्गों के लिए जो है जो दलित वर्ग को वोट दे, और दूसरा है कि जो दलित वर्ग सामान्य जो है मतदाता हो। दो तरह की वो चाहते थे, और ये तर्क देते थे कि संयुक्त निर्वाचिका अगर होगी तो निचली जातियों को हिंदू धर्म में बेहतर ढंग से एकीकृत करने में मदद तो कर सकती है अगर संयुक्त निर्वाचिका होगी, लेकिन
उनकी अधीनस्थ स्थिति को चुनौती नहीं दी जा सकती। वो वैसे ही, उनकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि सनत निर्वाचिका में बहुमत को दलित समुदाय के मतों को, प्रतिनिधियों के चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम बना देगी, और ऐसे में वो कोई बहुत प्रभावी नहीं होगा। तो अब देखिए गांधी जी का पृथक निर्वाचन के प्रति विरोध क्या था। गांधी जी का पृथक निर्वाचन के प्रति जो विरोध था वो थोड़ा सा दीर्घकाल, वो थोड़ा सा, आप कहते हैं ना, कोई एक व्यक्ति किसी समस्या को, जो वो पीड़ा झेल रहा है वो उपाय बता रहा है, और एक व्यक्ति जो देख रहा है कि वाकई में पूरी परिस्थिति समझ रहा है वो बता रहा है। तो गांधी जी की देखिए, उनका कहना था कि ये पहली बात तो ये दलितों के लिए बहुत कम उपयोगी है। गांधी जी कह रहे थे कि ये दलितों के लिए बहुत कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि उनको कहना था कि जब दलितों के पास पूरा साम्राज्य बचा है, पूरा शासन बचा है, सब पे शासन कर सकते हैं, तो वो थोड़े से क्यों संतुष्ट हों। कुछ लोग इसको काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन आज सोचिए गांधी जी कितने सही हैं, क्योंकि कई सारे राज्यों में बहुत सारे दलित नेता मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छे अच्छे उस पे हैं। और एक वो बातें जो गांधी जी कहते थे कि आज जो है उनके सामने है कि वो अपने, एक कहते हैं ना कि आज 80-85% की बात करते हैं, अगर दलित वर्ग छोटे छोटे खाने में ऐसे से बढ़ जाता तो वो बहुसंख्यक वर्ग या बहुजन की बात कैसे कर सकता है, जिसकी बात बाद में कांसीराम और बाकी अन्य नेताओं ने वो की थी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि ये जो बात है ये सही नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज जो है भारतीय समाज को बांटना चाहते हैं। उनका जो पृथक राज्य का पृथक निर्वाचन प्रणाली है, ये भारत में फूट डालो और राज करो की उनकी नीति का सबसे घृणित रूप है, और यह भारतीय समाज में खासतौर से हिंदू समाज और राष्ट्रीय चेतना को छिन्न भिन्न कर देगा। ये गांधी जी का विचार था। इस आधार पर गांधी जी इसके विरोध में थे, और वो इतने विरोध में थे कि 20 सितंबर 1932 को वो इसके आमरण अनशन पर बैठ गए थे इस पृथक निर्वाचन को लेकर। और उन्होंने कहा कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया अवसर है जो मुझे मिला है अपने जीवन को दलितों के लिए अंतिम बलिदान के रूप में अर्पित करने का। क्योंकि उनको लगता था कि अगर पृथक निर्वाचन को अपना दिया जाएगा तो दलित हमेशा दलित ही रह जाएगा, वो उत्थान नहीं कर पाएगा, वो छोटे से टुकड़े में बट के रह जाएगा, ऐसा गांधी जी का मत था। और वो परिवर्तन की जो है सुधारों की संभावना समाप्त हो जाएगी। देखिए गांधी जी के उपवास के बाद डॉक्टर अंबेडकर जो है मुश्किल की स्थिति में हो गया, क्योंकि उनको एक तरफ तो राजनीतिक विचार जो गांधी जी आरक्षण का बता रहे थे, सामान्य सीटों का आरक्षण का, वो उन्हें उतना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि सामान्य सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा तो जो सामान्य वर्ग थे वो अपने से कम, मतलब वो किसी न किसी डमी या कमज़ोर लोगों को उसका दे देंगे। और वो काफ़ी समय तक हुआ। अम्बेडकर जी गलत नहीं थे, वो काफ़ी समय तक हुआ जब तक कि दलितों ने खुद एक राजनीतिक चेतना जागृत न हुई, एक राजनीतिक आंदोलन शुरू हुई नहीं हुआ। कहीं कहीं आज भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत कुछ उसमें चीज़ें बदल चुकी हैं। साथ ही में उनको ये भी लगता था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया, क्योंकि वो उस समय गांधी जी राष्ट्र के नेता थे, अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो वो पूरा जो है उसका जिम्मेदारी दलित आंदोलन पे आ जाएगा। और उस समय दलित आंदोलन शुरू ही हो रहा था, ऐसे में वो पूरे भारत के कोप का भाजन बन जाता। इसलिए अंबेडकर जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि बीच का रास्ता अपनाया और उन्होंने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया। आज भी कई सारे अंबेडकर के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि दलितों को पूना पैक्ट से अलग हट जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन खैर ये चीज़ें थी, कुछ हुआ नहीं, लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। और आज जो भी आरक्षण की व्यवस्था है वो उसी पूना पैक्ट से, गांधी जी ने जो दलितों के लिए वादा किया था उसी से निकली हुई है। और वो विचार क्या है अंबेडकर की? ये विचार कि राजनीतिक शक्ति, तुम्हारे अपने हितों को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, और तुम अपने हितों को तब तक संरक्षित नहीं कर सकते हो जब तक कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए आरक्षण के जब भी बात आती है तो याद रखना कि ये आरक्षण जो सत्ता है, सत्ता तक बराबरी की पहुंच के लिए कमजोर वर्गों को दिया जाता है। और इसका उद्देश्य उस वर्ग की आर्थिक उन्नति नहीं होती। आर्थिक उन्नति हो जाए ठीक है, लेकिन मेन है कि सत्ता के जो प्रतिष्ठान हैं उस तक उन वर्गों की पहुंच है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कल केंद्र सरकार ने, कल क्या बल्कि परसों केंद्र सरकार ने एक श्वेत क्रांति 2.0 जो है लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति 1970 में जो है वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में 70 के दशक में लाया गया था, जो सहकारी प्रयासों के द्वारा भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। और उसका मेन मकसद यही था कि दुग्ध उत्पादकों और
दुग्ध खरीदारों यानी उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच के जो बिचौलिए के तंत्र है उनको बाहर करना था कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए। उसी व्यवस्था को पूरे भारत में अपनाने को लेकर जो है इसको लाया गया है। ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में और कोऑपरेटिव को लेकर कहाँ खड़ा है और उसको कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। ये हमारे जो है श्वेत क्रांति का जो है लक्ष्य है। आइए जरा देखते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड या जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की और भारत में डेयरी क्षेत्र को बदल दिया। 19 सितंबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने एक नई पीढ़ी की श्वेत क्रांति 2.0 की भी योजना बनाई है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत के डेयरी क्षेत्र में वर्तमान में बड़ी तस्वीर क्या है और भारत सरकार की नई पहल का उद्देश्य क्या है। इन्हीं दो प्रश्नों को हम अपने इस लेख के जरिए इस लेख में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं कि भारत में दुग्ध उत्पादन का परिदृश्य क्या है। थोड़ा फैक्चुअल है इसलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, भारत जो है दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है और 2022-23 के आंकड़ा है 230.58 मिलियन टन तक दूध का उत्पादन जो है भारत में हुआ है। 1951-52 में जब आप कह सकते हो कि हमने आज़ादी के जस्ट थोड़ा ही बाद देखा, उस समय हम केवल 17 मिलियन टन जो है दूध का उत्पादन करते थे। तो 17 से 230 कितना है देख ही सकते हैं, 10 गुने से ज़्यादा। और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। यानी हमारे यहाँ अगर जितना दूध उत्पादन होता है देखा जाए तो 459 ग्राम हर व्यक्ति को पड़ता है, जबकि दुनिया में 323 ग्राम पड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम औसत से, वैश्विक औसत से ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं। और भी देखा जाए तो हमारा दुग्ध उत्पादन तेज़ी से बढ़ा भी है, लेकिन अब उसकी बढ़ने की सीमा कम हो गई है। पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 5 शीर्ष दूध उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है 15.72%, फिर राजस्थान में होता है 14.4%, मध्य प्रदेश में 8.7%, गुजरात में 7.49%, आंध्र प्रदेश 6.7 है। और ये कुल भारत के 53% दूध का उत्पादन जो है इन्हीं 5 राज्यों में होता है। और जितना दूध का उत्पादन होता है उसका लगभग 32% जो है देसी जो इंडिजीनियस भैंसें हैं हमारी, उनसे दूध से उत्पादन होता है। हमारे यहाँ एक अगर देखेंगे इसमें ज़्यादा आंकड़े हो जाते, जो देसी ब्रीड हैं उनकी उत्पादकता कम है, जबकि संकर या विदेशी नस्लों की उत्पादकता ज़्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उनकी ज़्यादा है। दूध समूह यानी दूध, घी, मक्खन, मलाई, अन्य चीज़ जो दूध के उत्पाद हैं, इससे 2022-23 में जो हमको उत्पादन हमारा जो इसका दूध समूह का मूल्य है वह कृषि, पशुधन, वानिकी, मछली पकड़ने वाला जो पूरा क्षेत्र है यानी पूरा कृषि क्षेत्र है, कृषि एंड एलाइड सेक्टर, उसमें से जो दूध के समूह से, दूध के उत्पादन से जो मिला वो 40% है। यानी दूध उत्पादन या दूध समूहों के बेचने से का उत्पादन 40% है ओवरऑल एग्रीकल्चर का, और ये अनाज के तुलना में ज़्यादा है। 11.16 लाख करोड़ रुपए का योगदान जो है दुग्ध समूह का रहता है। यानी योगदान तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में करता है। और जो डेयरी क्षेत्र है, ये दुग्ध उत्पादन क्षेत्र, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिसमें भी ज़्यादातर महिलाएं हैं। अगर देखा जाए तो कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 63% बाजार में आता है। बाकी कहाँ चल जाता? बाकी लोग अपने को कंज्यूम कर लेते हैं या खुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 63% बाजार में आता है, इसका 2/3 जो है जो विपणन योग्य, यानी यही बाजार में आता है, जो बाजार में आएगा उसी को बेचा जाता है। तो इस 63% दूध का 2/3 असंगठित हैं, दूधिए हैं या और दूध कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। बाकी जो है संगठित क्षेत्र 1/3 है, और उसमें भी सहकारी समितियों का ज़्यादा योगदान है। यानी कि अभी भी हमारे पास 2/3 विपणन युक्त दूध है, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जा सकता है। तभी किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती है। जो पानी मिलाने और इस तरह की समस्या है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ज़्यादातर उनके ही द्वारा
किया जाता है। तो ये अवसर बता रहा है कि हमारे पास अभी बहुत है क्षेत्र जहां पे हमारा डेयरी सेक्टर बढ़ सकता है। इसीलिए श्वेत क्रांति 2.0 चला है। ये देखा जाए तो ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, कल ही बताए थे, जिसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना है, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना है, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और डेयरी निर्यात को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, ये देखा जाए तो श्वेत क्रांति 2 का विचार सहकारी समितियों के ही इर्द गिर्द घूमता है, जिनके कारण 5 दशक पहले ऑपरेशन फ्लड संचालित हुआ था, सफल हुआ था, खासतौर से अमूल और वहाँ की जो सोसाइटी थी गुजरात की, उसी तरह का ये आंदोलन चलाने की बात है। देखा जाए तो डेयरी सहकारी समितियों ने 2023-24 में प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम दूध खरीदा है, 660 लाख किलोग्राम। सरकार इसे 2028-29 यानी अगले 5 साल में 1007 लाख किलोग्राम यानी 50% और ज़्यादा इसमें बढ़ावा देना चाहती है कि सहकारी समितियां जो भी दूध खरीद रही हैं उसका 50% और खरीदें। यानी कि अगर 1/3 दूध जो है जो विपणन योग्य है उसके 1/3 में है तो वो संख्या बढ़ के कम से कम कितना हो जाए, 1/3 का आधा और, यानी वो करीब करीब जो है 50% के आसपास, 40-50% के आसपास हो जाए। बाकी इतना ही 5 साल में, अभी भाई देखिए कहने को तो कह दो कि सर 100% हो जाए, लेकिन जो चीज़ें नहीं हो सकती, हो नहीं सकती मतलब जो चीज़ें व्यवहारिक अभी नहीं है, 5 साल में जितना ही लक्ष्य रखो जिसको आप प्राप्त कर सको। तो भारत में डेयरी सहकारी समितियों का देखेंगे इनके विस्तार की क्या गुंजाइश है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अधिकारियों का अनुसार है डेयरी सहकारी समितियां देश में लगभग 70% जिलों में काम करती हैं। ठीक है, लगभग 1,70,000 डेयरी सहकारी समितियां हैं पूरे भारत में, जो 2 लाख गांव, देश में कुल लगभग 6 लाख से ज़्यादा गांव है, 6,30,000, उसका 30% यानी 2 लाख गांव में डेयरी विकास समितियां हैं। जिले में तो 70% जिलों को कवर किए हैं, लेकिन जब गांव में बात आती है तो ये 30% गांव तक ही इनकी पहुंच है और 22% उत्पादक दूध उत्पादक परिवार ही ये कवर होते हैं। ये सरकारी समितियां देश के दुग्ध उत्पादन का केवल 10% और विपणन योग्य अधिशेष का सिर्फ 16% खरीदती हैं। यानी अभी देखा जाए तो ये 84% खरीद सकती हैं। इतना इनके लिए कहा जाता है ना कि आकाश बढ़ाए, इतना इनके लिए विस्तार की गुंजाइश बनी हुई है। और देखा जाए तो गुजरात, केरल, सिक्किम और पुडुचेरी में 70% से अधिक गांव जो है डेयरी विकास समितियों, सहकारी समितियों के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कवरेज 10 से 20% के बीच में है। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों में 10% से भी कम जो है कोऑपरेटिव डेयरी जो है कवरेज है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पे विकास यानी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बढ़ना है। डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार और उसकी फंडिंग की बात है तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगले 5 सालों में 56,000 नई मल्टीलेटरल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करेगी और अधिक उन्नत दूध खरीद और परीक्षण बुनियादी ढांचे प्रदान करके 46,000 मौजूदा ग्राम स्तरीय डीएससी को मजबूत करेगी। जो 46,000 है इसमें 56,000 और जोड़ देगी और अधिकांश जो ये डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले जाएंगे वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। श्वेत क्रांति 2 के लिए जो राशि मिली जाएगी, अब जो आएगी वो आएगा, अभी नहीं आया है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रम 2.0 जो आएगा उसके तहत दिया जाएगा। तब तक एनडीडीपी अपने संसाधनों से 1,000 जो एमपैक्स है या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं उनको 40,000 रुपये दिया जाएगा ताकि डेयरी का वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूध को खरीदने, स्टोर आदि करने के लिए वो कर सकें। तो ये हमारा जो है श्वेत क्रांति 2.0 और उसके लिए क्या चाहिए। तीसरा है फैक्ट चेक यूनिट को, भारत के केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध बताया है। मामला ये था कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में आईटी रूल्स में संशोधन किया, मंत्रालय ने ही संशोधन किया रूल्स में, और उसके तहत एक फैक्ट चेक यूनिट की बात की और उसमें कहा कि अगर कोई फर्जी न्यूज़ में ये भी कर दिया गया संशोधन करके कि सरकार की किसी नीति या किसी तथ्य को अगर वो झूठा है, फ्रिवलियस है या जानबूझ के तोड़ा मरोड़ा गया है
तो उसको ये फैक्ट चेक यूनिट उसको क्या कर सकती है, जांच कर सकती है और उसे सोशल मीडिया से हटाने के लिए कह सकती है। अब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना सेफ हेवन चाहिए, यानी वो बचना चाहते हैं अपना इंटरमीडियरीज, अभी अंदर जब बताएंगे तो बताएंगे, सेफ हेवन चाहिए तो वो उसको हटा लेंगे। इसको लेकर जो है कुछ लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे, स्टार्टअप कॉमेडियन कमाल कामरा है, एडिटर गिल्स और लोग गए थे, कई जगह पे ये मामला है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 जजों के बेंच ने एक स्प्लिट जजमेंट दिया था मार्च में। एक जज ने कहा था कि सही है, दूसरे ने कहा था कि ये गलत है, संविधान के कई सारी चीज़ों का उल्लंघन है, खासतौर से मूल अधिकारों का। अब मामला क्या था, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक और जज को इस मामले पर अपनी राय देने के लिए किया और उस जज ने उस जज का फैसला लिया जो इसे असंवैधानिक बताता है। अब एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट का फैसला इसे असंवैधानिक बताता है, हालांकि ये किसी डिविजनल बेंच के पास जाएगा जो इस फैसले को पढ़ के सुना देगा। लेकिन ये तथ्य है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट को जो है असंवैधानिक करार दिया है। आइए जरा सा देख लेते हैं इसको। परिचय के रूप में देखें तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को संशोधित आईटी नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, जो सरकार को फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों की पहचान करने का अधिकार देता है। 31 जनवरी को 2 जजों की पीठ ने ये संशोधित नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित फैसला दिया था। उसके बाद एक तीसरे जज अतुल एस चंदुरकर के मामले में निर्णायक राय दी और कहा कि यह नियम आईटी अधिनियम की शक्तियों से परे है। आईटी अधिनियम में जो शक्तियां हैं उससे परे जाकर केंद्र सरकार ने इसके लिए रूल्स बनाया है। जस्टिस चंदुरकर ने गौतम एस पटेल जो कि पहला फैसला दिए थे उसमें जो इसके अगेंस्ट थे, उसी फैसले को कहा कि ये जो नियम 3(1) है वो आईटी नियम 2023 में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) का उल्लंघन है और ऐसे में अगर किसी संविधान के किसी प्रतिबंधों का किसी उपबंधों का उल्लंघन होता है कोई विधि, तो अपने आप वो विधि शून्य हो जाती है। हाईकोर्ट में प्रश्नगत कानून क्या था, देखिए अप्रैल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी मध्यस्थता दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 को प्रख्यात किया और इसमें आईटी नियम 2021 में संशोधन करके ये नया नियम 2023 लाया। इसमें एक नियम 3(1)(b) भी जोड़ा जिसमें सामान्य शब्द फर्जी समाचार का विस्तार करके सरकारी व्यवसाय को भी इसमें शामिल कर दिया, यानी गवर्नमेंट का जो रूल काम है, व्यवसाय बिजनेस है, उसे भी इस फर्जी समाचार में शामिल कर लिया कि उसको अगर तोड़ मरोड़ को पेश किया जाता है तो वो भी फर्जी समाचार के अंतर्गत आएगा। अब यदि एफसीयू को फैक्ट चेक यूनिट को कोई ऐसी पोस्ट मिलती है या उसके बारे में जानकारी मिलती है जो फर्जी है, झूठी है या जिसमें सरकार के व्यवसाय से संबंधित भ्रामक तथ्य हैं, तो वह संबंधित सोशल मीडिया मध्यस्थों को इसकी सूचना देगा। अब ऑनलाइन मध्यस्थ अपनी सुरक्षित पनाहगाह को, यानी उनके जो द्वारा प्रकाशित तीसरे पक्ष की सामग्री के संबंध में कानूनी छूट मिलती है, उसको लेकर ऐसी सामग्री को हटाना पड़ेगा। देखिए ये सुरक्षित पनाहगाह क्या है समझ लीजिए, जैसे जो बहुत सारे हम अभी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या बहुत सारे आपके पास फेसबुक होगा, इंस्टा होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो एक मीडिया के रूप में काम करते हैं हमारे विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए और किसी के विचारों को और किसी आपके विचारों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में एक अपने को मीडियम के रूप में कहते हैं कि भाई जो हमारे विचार हैं उसके लिए ये जो संस्था है, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए यूट्यूब दोषी नहीं है, बशर्ते हमें यूट्यूब के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर यूट्यूब दोषी होता तो हम अगर कोई गलत चीज़ कहते तो उसके लिए यूट्यूब जिम्मेदार हो जाता, यूट्यूब या कोई और सोशल मीडिया जिम्मेदार हो जाती। तो उसके लिए सरकार ने या व्यवस्था है कि सेफ हेवन मिला होता है। लेकिन अगर सरकार के कहना है कि अगर उस नियम को आप अगर कोई फेक न्यूज़, हम कोई फेक न्यूज़ चला रहे हैं, हमने कोई फेक न्यूज़ दिया है और अगर आप उसे नहीं हटाते हैं तो फिर आप उसके लिए दोषी होंगे। तो ऐसे में सोशल मीडिया उसको हटाने के लिए बाध्य हो जाते। तो अब फैक्ट चेक यूनिट क्या है, तो देखिए ये मामला आया था, इसके बाद मार्च में ही 20 मार्च को सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट को जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित कर दिया। हालांकि उसके 1-2 दिन बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, उस रूल्स पे स्टे लगा दिया था। हालांकि इसका जो काम था ये सोशल मीडिया साइटों पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत जानकारी को चिन्हित करने की शक्ति दी थी।
और ये उसी जो एक्ट अभी हम बताए थे उसी एक्ट के तहत ये शक्ति इनको मिली हुई थी। विरोध क्यों होता है? क्योंकि यह फैक्ट चेक यूनिट कहीं न कहीं सरकार को अपने संबंधित किसी व्यवसाय के संबंध में सच्चाई का एकमात्र मध्यस्थ बना देता है, सोल आर्बिटर। जैसे सरकार की हम कोई बात कह रहे हैं या कोई बात है तो सरकार को अगर ये अधिकार मिल जाता तो सरकार अपने व्यवसाय से जुड़ी या अपने से जुड़ी ही किसी भी आलोचना को, किसी भी ऐसे तथ्य को जो वो नहीं चाहती है उसको फेक न्यूज़ या इस तरह की तोड़ मरोड़ करके वो उसे हटा सकती है, जो कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता। उसी को लेकर लोग जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय में गए थे और बॉम्बे उच्च न्यायालय में ये बातें रखी गई थी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा थे, एडिजर्ट गिल्स भी थे और लोगों ने गए थे और कहा था कि यह मनमाना है और लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार का कहना था कि यह नियम सरकार को निशाना बनाने वाली किसी राय, आलोचना या व्यंग या हास्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर फर्जी, झूठी और भ्रामक तथ्यों को फैलाने से है। इसलिए उसने सरकार कहना है, हालांकि कोर्ट का कहना है कि भाई तुम जो है आर्बिटर नहीं हो। सरकार ने कहा कि भाई किसी को लगता है कि उसके फैसले गलत है तो कोर्ट में जाए। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों पे, जैसे अनुच्छेद 1A है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पे संसद या विधायिका विधान बना के रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उसमें भी जो संविधान में अनुच्छेद 19(2) में जो बातें कही गई है उसके अतिरिक्त तो आप विधान बना के भी नहीं कर सकते। और ये तो विधान भी नहीं है, ये इनका कोर्ट का कहना है कि ये तो विधान ही नहीं है, ये जो IT रूल एक्ट है उसका भी उल्लंघन है, क्योंकि इसमें वो बातें कही गई है जो IT एक्ट में है ही नहीं। रूल्स के सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आप विधान को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में ये मामला अब आगे जो जैसा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती है, बदल देती है, कानून लाती है, संविधान संशोधन कर सकती है, बहुत सारी पावर है सरकार के पास भी और लोगों के पास भी है, अपने बहुत सारे संवैधानिक अधिकार हैं। चलिए प्रश्न के रूप में देखते हैं गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के जाति व्यवस्था पर विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी जाति संस्था और अस्पृश्यता दोनों के घोर विरोधी थे। नहीं, गांधी जी अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे, जाति संस्था या वर्णाश्रम व्यवस्था के वो विरोधी नहीं थे। यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर जाति संस्था और उससे जुड़ी प्रवृत्ति ग्रंथों को सारे समस्या का जड़ मानते हुए इसके उन्मूलन के पक्षधर थे। बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर केवल बी है। दूसरा है महात्मा गांधी ने पुणे के अरवदा सेंट्रल जेल में अनुसूचित जातियों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के खिलाफ आमरण अनशन कब शुरू किया था? 20 सितंबर 1932 को। सिंपल ही है, इसमें कोई वो नहीं है। तीसरा है भारत में दुग्ध उत्पादन के परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक है। बिल्कुल ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता वैश्विक औसत से अधिक है। ये भी सही है। हालांकि देखने में अजीब लगता है कि यार इतने बड़े देश में कैसे है, लेकिन हाँ ये भी सही है कि भारत में वैश्विक जो औसत दुग्ध उपलब्धता है उससे ज़्यादा हमें भारत में दुग्ध का उत्पादन होता है, और इसलिए आंसर सी सही है। चौथा है 2022-23 में दूध समूह ने कृषि, पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र से कुल उत्पादन में, यानी कृषि और एलाइड सेक्टर से जो कुल उत्पादन हुआ था उसका कितना प्रतिशत जो है दूध समूह से हुआ था? तो वो आंसर है इसका 40%। ठीक है, 11 लाख कुछ करोड़ रुपए हुआ था। अंतिम है चर्चा में रहे केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट चेक यूनिट के पास सोशल मीडिया साइटों पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत जानकारी को चिन्हित करने की शक्ति है। ठीक है, बिल्कुल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार के फैक्ट चेक यूनिट से जुड़े संशोधन नियमों को असंवैधानिक करार दे दिया है। तो ये दोनों सही है, दोनों सही है, तो इसका मतलब आंसर सी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आप कमेंट के जरिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।